हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ए फाइबर क्रॉप जिसे हम बोलते हैं मनीला हेम्प। और इससे जो फाइबर मिलता है या कभी कभी हम फाइबर क्रॉप को ही बोलते हैं अवाका फाइबर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनसे जो फाइबर्स मिलते हैं उस पर्सपेक्टिव से इस क्रॉप को हम क्यून ऑफ नेचुरल फाइबर्स बोल सकते हैं, या फिर इनसे जो फाइबर मिलते हैं उन फाइबर्स को हम क्यून ऑफ नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हर जगह पे क्यून और किंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे किंग ऑफ पैथोजन इन बॉटनी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पैथोजन का सबसे ज़्यादा खतरनाक जो पैथोजन है इन प्लांट साइंस में वो कौन सा है। तो गाइस वो है एक नेमाटोड जिसे हम बोलते हैं मेलेडोगाइन इनकॉग्निटा, जो कि फैमिली क्रूसीफेरी के जो प्लांट्स हैं जैसे कि टमाटो, ब्रिंजल, मिर्च, इनके प्लांट्स की रूट्स पे जो गांठें बनती है नोड्यूल्स उनमें रहता है ये, और इन्हीं सॉइल में मिलता है, मगर इनफैक्ट स्पेशली क्रूसीफेरी प्लांट के मेंबर्स को करता है। तो उसे हम बोलते हैं किंग ऑफ पेस्ट मेलेडोगाइन इनकॉग्निटा। इट इज ए नेमाटोड। इसी तरीके से जो हमारे मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, उसमें किंग और क्यून का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे काली मिर्च है, इलायची है, ठीक है, तो हम काली मिर्च को क्यून ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। और हमारा जो स्टेट है केरला, वो स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। इसी तरीके से जो फाइबर क्रॉप है उनमें कौन सा फाइबर क्रॉप किंग कहलाता है और कौन सा फाइबर क्रॉप है उससे मिलने वाले फाइबर्स जो है वो क्यून ऑफ नेचुरल फाइबर्स, क्यून ऑफ वेजिटेबल फाइबर, क्यून ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसी तरीके से प्लांट और एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं गाइस उन्हें बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। अब प्लांट से जो मिलने वाले फाइबर्स हैं उन केसेस में, या एनिमल से मिलने वाले जो केसेस हैं वो सब नेचुरल फाइबर्स हैं। तो जो अबाका हैं, अबाका जो फाइबर्स हैं दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी मनीला हेम्प। और मनीला हेम्प गाइज कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। मनीला का मतलब होता है एक कंट्री, कंट्री की कैपिटल। आपने सुनी कंट्री फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और वहाँ भी जैसे इंडिया में ब्रिटिश लोग थे 1947 से पहले, उसी तरीके से मनीला में भी ब्रिटेन लोग थे। तो सबसे पहले वहाँ के जो इंग्लिश लोग थे जो वहाँ पर रूल कर रहे थे, ब्रिटिश लोग, उन्होंने पहला अपना जो शिप था पानी का जहाज, उसमें मनीला जो हेम्प थी उस क्रॉप को भर के ब्रिटेन के लिए उसे रवाना किया, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए। जो जिस पोर्ट से किया था वो मनीला में लोकेटेड था। मनीला इज द कैपिटल ऑफ द फिलीपींस, सो दिस प्लांट इज नोन एज मनीला हेम्प। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आता है इसका बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम आता है इसका म्यूजा टेक्सटिलिस। अब देखिए म्यूजा आपने सुना होगा, जो हमारा केला होता है बनाना, इसका भी जीनस म्यूजा है। तो इस जो फाइबर क्रॉप है इसे हम कहते हैं इट इज़ क्लोज टू द बनाना। हमारा जो केले का प्लांट होता है इसका प्लांट लुक लाइक सिमिलर टू फ्रूटिंग। जब केले पे फल आते हैं उस टाइम जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उस टाइम जो उसका स्पोरोफाइट होता है, सेम वैसा ही ये प्लांट लगता है मनीला हेम्प का। और मनीला हेम्प के जो फाइबर्स होते हैं वो इसके स्टेम से नहीं मिलते हैं, नॉट लाइक टू द जूट या सन हेम्प में आपने देखा होगा जो फाइबर इनके स्टेम से मिलते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। बट यहाँ पे जो फाइबर मिल रहे हैं वो लीफ से मिल रहे हैं, स्पेशली लीफ का जो स्टेम होता है जिसे बोलते हैं लीफ स्टॉक, उससे यहाँ पे फाइबर मिलते हैं। और इन फाइबर को हम बोलते हैं क्यून ऑफ नेचुरल फाइबर्स। आप समझ सकते हैं इनकी इंपॉर्टेंस को। और इंडिया में ये क्रॉप बिल्कुल भी ग्रो नहीं करी जाती है, ठीक है। अब हम इस पर देखते हैं सिस्टमेटिक स्टडी कि अवाका जो फाइनल फाइबर्स होते हैं वो क्रॉप मिलते हैं म्यूजा टेक्सटिलिस से। इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, मनीला हेम्प। और इस फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्यून ऑफ नेचुरल फाइबर्स। और ये फैमिली कौन सी है, जो बनाना की फैमिली है म्यूजेसी, उसी को ये प्लांट बिलोंग करता है। बिल्कुल बनाना का ब्रदर है ये प्लांट जो है म्यूजा टेक्सटिलिस, ये बनाना का ब्रदर है। इससे फाइबर्स मिलते हैं और बनाना से हम कहते हैं केले खाते हैं। अच्छा, कॉमन नेम इनका जैसे सीवो हेम्प एंड डेवो हेम्प, अनदर नेम इज फॉर दिस क्रॉप। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स हमने आपको बताया, यहाँ स्टेम सोर्सेज नहीं है बल्कि लीफ का स्टेम, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइज, पेट्यूल बोलते हैं। वो जो है पेट्यूल इज द सोर्स ऑफ फाइबर्स इन केस ऑफ मनीला हेम्प। मनीला हेम्प के जो फाइबर्स हैं दैट्स नोन एज अवाका फाइबर्स, दे ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्यूल्स। पेट्यूल्स का मतलब होता है जैसे कोई प्लांट है, ये इसका इस पर स्टेम आया, ये लीफ का जो स्टेम्स होता है जो लुक लाइक यहाँ तक जाता है, इससे मिलता है फाइबर्स। तो ये जो मनीला हेम्प के फाइबर्स हैं वो मिलते हैं लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक है लीफ स्टेम, इसे हम क्या बोलते हैं, पेट्यूल्स, ठीक है। और ये क्रॉप नेटिव जो है वो कहाँ पाई जाती है, स्पेशली फिलीपींस में। फिलीपींस हमारी एशिया में पाई जाने वाली एक कंट्री है। और इस फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे, मनीला। आपने सुना होगा इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, वो भी लोकेटेड है मनीला में। और मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस।
अब हम बात करते हैं कि इसीलिए मनीला आज के टाइम में मतलब फिलीपींस इस फाइबर्स का मतलब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाला इन केस ऑफ दिस फाइबर वो आप फिलीपींस है। अब इन फाइबर को परचेस कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा करता है यूएसए और जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जापान, ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा इंपोर्टर्स है। ये मनीला से फिलीपींस से ये क्रॉप खरीदते हैं, इंडिया भी खरीदता है और इंडिया में ना तो कोई स्टेट बल्कि हमारी कंट्री में ये फाइबर्स बिल्कुल ग्रो नहीं किया जाता है, ठीक है गाइज। अब हम इसके प्लांट को देख लेते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन ना आ रहा है। देखिए कोई बनाना का प्लांट लग रहा है बट ये बनाना नहीं है गाइज, ये आपका दूसरा प्लांट है, बनाना का बिल्कुल सगा भाई, ये समझ सकते हैं क्योंकि जीनस बनाना का भी म्यूजा, इसका भी म्यूजा है, ठीक है। वो म्यूजा पैराडिस का होता है बनाना और ये म्यूजा टेक्सटिलिस होता है। तो देखिए इसके फाइबर्स का डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इससे मिलने वाले फाइबर्स हैं जो इसके लीफ स्टॉक से मिल रहा है, इसके फाइबर्स हैं। और बहुत सारे इससे बनने वाले आइटम्स भी हम बात कर लेते हैं। देखिए आजकल जो मास्क का सेशन चल रहा है इससे भी मास्क बनता है, ये इससे होने वाली रोप है जो रस्सी हम बोलते हैं जैसे। अब इसमें एक चीज़ और देख लें, इसका आप हैंडीक्राफ्ट आइटम और दूसरा ल्यूपिस एक क्वेश्चन मैंने बनाया एमसीक्यू जो हम आपको बताएंगे, उसमें बताएंगे ल्यूपिस फाइनेस्ट क्वालिटी की जो अबाका फाइबर्स हैं उनकी एक क्वालिटी की एक वो है, मतलब एक ब्रांड है ल्यूपिस जो फाइन क्वालिटी अबाका फाइबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद और इस फिगर में देखें ये किस तरीके से जो है एग्रीकल्चरिस्ट बना रहा है, इन्हें ड्राई कर रहा है। इसके बाद देखिए लीफ का ये वाला जो पार्ट होता है जैसे कि स्टेम पे लगी लाइक दैट, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं लीफ स्टॉक, ठीक है, या पेट्यूल बोल सकते हैं इसे गाइस सिंपली। तो इस वाले पार्ट से आपका फाइबर मिलता है। ये आपने फिर आइटम देखा, ये जैसे हमारी सिंपल स्लीपर्स बन गई, ये भी इसी फाइबर से मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है। तो अबाका का प्लांट जो हर्बेसियस है, हर्बेसियस का मतलब है इससे वुड्स लकड़ी प्राप्त नहीं होती और पेरिनियल से कई साल तक चलता है। आपने देखा केले का प्लांट एक बार लगा लो तो कई साल तक वो हमें फ्रूट देता है। प्लांट हुज लीफ स्टेम का मतलब लीफ का स्टेम जिसे हम क्या बोलते हैं पेट्यूल्स, प्रोवाइड्स फाइबर विच हैज़ हाई कंटेंट ऑफ लिग्निन एंड सेलुलोज। देखिए लिग्निन हमने शुरू में बताया, लिग्निन का कंटेंट जब भी हाई होगा तो फाइबर्स कैसे होंगे, स्टिफ मतलब कड़क होंगे, और सेलुलोज कंटेंट जब हाई होगा तब फाइबर्स होंगे सॉफ्ट, मतलब हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो फैब्रिक फॉर्मेशन करने की जो इंडस्ट्री है उसके लिए सूटेबल होंगे। मगर यहाँ पे लिग्निन और सेलुलोज दोनों पाए जाते हैं, दोनों ही कंसंट्रेशन हाई कंटेंट में है, बट लिग्निन की वजह से ये फाइबर मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उतने यूज़ नहीं करेगा जितना कि कॉटन किया जाता है, क्योंकि लिग्निन होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। मगर यहाँ पे हाई कंटेंट ऑफ लिग्निन है दैट प्रोवाइड ए बिग रेजिस्टेंस टू फ्रैक्शन, पट्रीफैक्शन, मतलब ना तो सड़ पाते हैं जल्दी, बहुत आसानी से सड़ते भी नहीं है, पट्रीफैक्शन, और आपका रह जाता है ये अब्रैक्शन, किसी से रगड़ने में भी मतलब ये ज़्यादा ख़राब नहीं हो। अल्ट्रावायलेट रेज को भी रेजिस्टेंस करते हैं, कहने मतलब अल्ट्रावायलेट रेज इनके थ्रू पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगे। अगर हम इनका कुछ बना के पहन ले या इनसे किसी चीज़ को कवर कर दें तो काफ़ी हद तक ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनके अगेंस्ट काम करते हैं। दूसरा इट इज़ रेजिस्टेंट टू साल्ट वाटर डिग्रेडेशन, साल्ट वाटर के थ्रू भी मतलब ये डिग्रेड नहीं होगा। कहने का अगर समुद्र में जो ओशियंस होते हैं उसमें अगर हम इसकी बनी रस्सी या इसके बने आइटम्स का यूज़ करें तो काफ़ी हद तक साल्ट वाटर डिग्रेडेशन को ये रोकता है, उससे मतलब डैमेज नहीं होता है। दिस प्लांट इज स्पीसीज ऑफ जीनस मूसा जब पता ना मूसा सिमिलर टू बनाना जो जीनस है उसी से है। अबाका प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट स्टॉक, इसे हम कैसे करके प्रोपेगेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, इसकी रूट को लगा दें तो इससे नया प्लांट निकल आता है। दैट प्रोड्यूस अप टू अबाउट 25 फ्लेसी फाइबरलेस स्टॉक, फार्मिंग ए सर्कुलर क्लस्टर नोन एज मैट और हिल, ठीक है। रूट स्टॉक के थ्रू हम इसे कल्टीवेट कर लेते हैं। दी पोजीशन ऑफ पेट्यूल, पोजीशन ऑफ पेट्यूल मतलब जो पेट्यूल की पोजीशन कैसे, जैसे सपोज कर ले ये मेन स्टेम है, ये लीफ है, लीफ ये लगी है, तो पोजीशन ऑफ अब कहीं पे लीफ स्टेम ऐसा है पेट्यूल, ठीक है, और कहीं पे पेट्यूल ऐसा है, तो ये देखिए पेट्यूल की पोजीशन जो होती है वो डिसाइड करेगी कि कलर कैसा है फाइबर का और फाइबर कितना यील्ड हो रही है, क्योंकि पेट्यूल की क्वालिटी, पेट्यूल की पोजीशन ही डिसाइड करती है अपने फाइबर का कलर, उसकी यील्ड, और वो कैसा होगा डार्क या फिर लाइट। तो इसमें नोटिस किया गया है कि जो बाहर के जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़ा डार्क कलर के होते हैं आउटर शीट, और जो इनर शीट होते हैं वो थोड़ा लाइट कलर के होते हैं, मतलब अंदर के फाइबर होते हैं वो सफ़ेद कलर के मतलब लाइट कलर के होते हैं, और आउटर के फाइबर जो होते हैं वो होते हैं थोड़ा डार्क कलर के। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं हमने लीफ से लीफ के स्टॉक को निकाल लिया, ये हमारा लीफ स्टॉक आ गया, ठीक है। हमने इसे किसी मशीन से कटर से कट करा तो इसके अंदर हम नोटिस करेंगे 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है आउटर लेयर्स, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइबर्स की, क्योंकि पूरी फाइबरस होती है, इसी से हमें फाइबर मिलता है।
कुछ हद तक इसकी जो मिडिल लेयर्स होती है उससे भी हमें फाइबर मिलता है, मिडिल लेयर से, ठीक है, वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और लो क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं। और एक इनकी होती है इनर लेयर, जिससे हमें मतलब जिसे कह सकते हैं कि नॉन फाइबर लेयर, उसमें हमें कोई भी फाइबर नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉन फाइबर लेयर। तो दो पोर्शन, आउटर लेयर सबसे अच्छी क्वालिटी के फाइबर प्रोवाइड करेगी और मिडिल लेयर कुछ हद तक उससे लो क्वालिटी या लो ग्रेड के फाइबर्स मिलेंगे जो कि स्पेसिफिकली पेपर बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इन फाइबर्स के साइलेंट फीचर्स, ठीक है। ये फाइबर जो होती है, अवाका फाइबर जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स हैं, ठीक है गाइस। इससे पहले हम बता चुके जो रैमी फाइबर्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स हैं, बट हम यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बात बोल रहे हैं ये स्ट्रक्चरल फाइबर के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स हैं टू दी मैनकाइंड, ठीक है, ह्यूमन जाति के लिए स्ट्रक्चरल फाइबर्स के बीच सबसे मजबूत फाइबर्स हैं आपके मनीला हेम्प से मिलने वाले अवाका फाइबर्स। इसके बाद सीसल आता है, न्यूजीलैंड हेम्प और हेनिक्यून। ये फाइबर सबसे इंपॉर्टेंट, हमें एक ही बात ध्यान रखना है कि अवाका के फाइबर स्ट्रक्चरल फाइबर के में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कॉटन के फाइबर कंपेयर में 3 गुना स्ट्रॉन्ग होते हैं और सीसल कंपेयर में 2 गुना स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद देखते हैं इनसे स्पेसिफिकली जो इनकी क्वालिटी है वो लाइट होते हैं और रेजिलेंट, मतलब कि अपनी स्थिति में चेंज करने का विरोध करते हैं। रेजिलेंट अपने या उन्हें चेंज कर भी दिए तो वापस अपनी उसी कंडीशन में दोबारा आने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ड्यूरेबल, टिकाऊ भी होते हैं और रेजिस्टेंट टू वाटर, स्पेशली साल्ट वाटर के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। साल्ट वाटर में ये काफ़ी टाइम तक रहें तो वो इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। मतलब साल्ट वाटर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी ये फाइबर जो होते हैं रेजिस्टेंस रखते हैं। मतलब जो पानी, मतलब जो ओशियन के पानी में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर नॉट एबल टू डैमेज दीज फाइबर्स, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो डिमांड होती है, इन फाइबर से जो आइटम बनते हैं, स्पेशली मैरीन कॉर्ड, जो समुद्र में यूज होने वाली रस्सियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं। शिप कॉकिंग, शिप के ऊपर जो काम होता है उसमें काम आते हैं। उसके बाद जो फिशिंग इंडस्ट्री, देखिए जो भी बात बनी है इस सब कहीं ना कहीं पानी से रिलेशन थे, वो भी कौन सी पानी, ओशियन का पानी, हमारे सी का पानी जिसमें मैरीन वाटर से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इस क्रॉप के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब क्रीमियन वार हुआ था, क्रीमियन वार हुआ था आपका 19th सेंचुरी में, ठीक है, 1854 से 1856 के बीच में। इसमें क्या था, 2 क्रिश्चियन ग्रुप होते हैं, जहाँ सुना होगा रोमन और ऑर्थोडॉक्स। तो उसमें एक को सपोर्ट कर रहा था रसिया और दूसरे कर रहा था फ्रेंच। तो उनके बीच जब वार हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसमें रसिया ने जो थी फ्रेंच की जो सप्लाई बंद कर दी थी, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट फाइबर थे उस टाइम के। तो उन कंट्री ने दूसरी कंट्री जो उनके मित्र देश थे उनसे कहा कि आप किसी दूसरी अल्टरनेटिव क्रॉप का तलाश करो जो इस तरीके की रस्सी बनाने और जो आइटम बन रहे थे वो आइटम बनाया जा सके। तो उस टाइम ये क्रॉप लाइमलाइट में आई थी, मतलब इस क्रॉप पे पहले उससे फाइबर प्राप्त नहीं किया जाता। तो आफ्टर द क्रीमियन वॉर दिस क्रॉप बिकम एज ए आइटम ऑफ लाइमलाइट एंड यूज एज ए कॉर्डेज क्रॉप, ठीक है गाइज। अच्छा, हिस्ट्री में क्या है, ये आपका नेटिव कहाँ का है, फिलीपीन आइलैंड का नेटिव है, वहीं पे इसकी मतलब पाया जाता है ये मोस्टली। अच्छा, इसका कल्टीवेशन का क्या आइटम है, कैसे प्रोपेगेट करेंगे, तो स्पेशली ये शक्कर। शक्कर क्या होता है, रूट के पार्ट, मतलब रूट के हेड को हम कार्म बोलते हैं, आउटर से उन्हें शक्कर बोलते हैं, या रूट के बीच का पोर्शन जिन्हें रूट कटिंग बोलते हैं, सेक्शंस, ठीक है। उसके थ्रू 3 साल में ये, सॉरी विथ 3 आइज का मतलब होता है जो जैसे आलू का अपने प्लांट देखा तो उसमें 3 जो बड्स होती हैं, बड्स में उसके जहाँ से प्लांट निकल सकते हैं उनके लिए आइज टर्म यूज करा जाता है, ठीक है। अच्छा, प्लांट ग्रोथ फ्रॉम सीड्स से, अगर हम इसे सीड्स से अगर से ग्रो करें तो 1 से 2 साल लगता है, ठीक है, 1 से 2 साल मोर टाइम टू मैच्योर देन दोज फ्रॉम सकर्स। मतलब शक्कर से हम जल्दी ग्रो करते हैं। अगर रूट जैसे होते हैं, हमने अपने रोज़ लगाते हैं, गुलाब वगैरह लगाते हैं, उसकी टहनी से काट के लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर गुलाब तो होता नहीं, अगर हम सीड के थ्रू ग्रो करें तो 1 से 2 साल ज़्यादा लगता है, अगर हम शक्कर के थ्रू करें तो टाइम कम लगता है, ठीक है। और ये कैसे लगाया जाता है, जैसे हमने देखा गन्ना रो में लगाया जाता है। फूड क्रॉप्स क्योंकि इसके पूरी तरीके से ग्रो करने में टाइम 1 से 2 साल ज़्यादा लगता है, इसका मतलब टोटल टाइम कई साल लगता है, 3 साल है, 2.5 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब जब तक ये क्रॉप ग्रो हो पूरी तरीके से, उससे क्या करते हैं, बीच में कुछ हम लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे कि काउपी, मूंग बीन या जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उनकी खेती कर सकते हैं इंटरप्लांटेड फार्म में, जब तक कि ये मैच्योर हो पाए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप को भी, क्रॉप रोटेशन की फार्म नहीं बल्कि मिक्सिंग क्रॉप, इंटर मिक्सिंग क्रॉप कहते हैं इस सिस्टम को, उसके साथ हम दूसरी क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट होता है अवाका, ये पसंद करता है लूजी लोमी सॉइल्स, ठीक है, और हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम जिसमें पानी आसानी से मूव कर सके, ऐसे सॉइल को ये पसंद करता है। प्रोपेगेशन इज मेनली फ्रॉम दी पीसेज ऑफ मैच्योर रूट स्टॉक यूजली प्लांटेड एट स्टार्ट ऑफ रेनी सीजन के टाइम इसकी क्रॉप को लगाया जाता है, ठीक है, और रिप्लेस्ड विद इन 10 साल। 10 साल के बाद हम इस पूरे फील्ड को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुगर केन हमारे नॉर्थ इंडिया में ग्रो करा जाता है, तो 3 साल के बाद हम शुगर केन को रिप्लेस करते हैं, दोबारा से हम उसे मतलब ग्रो करते हैं,
ठीक है। जबकि एक बार ये होता है कि एक बार गन्ना लगा देते हैं, 3 साल तक काटते रहते हैं, 4 साल काट लो, कोई 5 साल काट लेते हैं, मगर नॉर्मली क्या होता है 3 साल के बाद दोबारा लगाना पड़ता है। इसी तरीके से जो मनीला हेम्प की क्रॉप है ये 10 साल के बाद दोबारा से लगाई जाती है। मतलब एक बार लगा दो, 3-4 साल में क्रॉप डेवलप होगी, फिर 10 साल तक हमें उससे मतलब उससे फाइबर मिलता रहेगा, और 10 साल के बाद हम दोबारा उसे हटा सकते हैं और नए सरी से क्रॉप को लगाना होगा हमें, ठीक है। अच्छा, मार्फोलॉजी में कैसा होता है क्रॉप, ये आपने देखा होगा, बनाना जैसे प्लांट देखा होगा, केले का प्लांट आपने देखा, वैसे ही लगता है बिल्कुल। ब्रांच अंडरग्राउंड राइजोम, राइजोम मतलब उसका तना होता है, उसके ऊपर बैरियर सरफेस फीडर रूट्स होती हैं, जिनसे क्या होती है लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है, और वो पूरे इसके स्टेम को घेरे रहती हैं। वो स्टेम होता ही नहीं, वो कैसा होता है, वो सीरो स्टेम कहलाता है। और ईच सीरो स्टेम कंसिस्ट ऑफ 15 से 25 कॉन्सेंट्रिकली ओरिएंटेड लीफ। उस लीफ क्या होता है, उसके ऊपर लीफ एक दूसरे की लिपटी होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वो थिक मतलब मोटा सा कैलेस्पिंग बेसिस ऑफ विच फॉर्म सीडो स्टेम। इसलिए इसके जो स्टेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो लीफ सीथ की कवरिंग होती है, ना कि स्टेम होता है। सो दैट टाइप ऑफ स्टेम इज नोन एज सीडो स्टेम, मतलब झूठा स्टेम। अब आता है कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसके लिए कैसे हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से फील्ड को तैयार करना पड़ेगा, उसे देख लेते हैं। तो ये जो क्रॉप होती है अच्छी तरीके से ग्रो करती है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे हमारे इंडिया क्लाइमेट है, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो गर्म वाले जो होते हैं, मगर उनमें नमी रहना चाहिए। तो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग दिस क्रॉप। और एनुअल रेनफॉल काफ़ी अच्छी चाहिए, 250 से 275 मतलब 250 टू 75 cm, बहुत अच्छी रेनफॉल इसे चाहिए होती है, मतलब पानी बहुत चाहिए होता है। विद गुड ह्यूमिडिटी बोथ इन एटमॉस्फेयर एज वेल एज इन सॉइल, मतलब एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी होना चाहिए और सॉइल में भी ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ऐसी क्लाइमेट इसे बहुत पसंद है। प्लांट कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग और इवन शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्रॉट, मतलब थोड़े टाइम के लिए सूखा पड़ गया तब भी मतलब इस प्लांट के लिए खतरा है क्रॉप के लिए। और अगर थोड़े टाइम के लिए मतलब फ्लडिंग हो गई, उसमें बारिश का पानी या पानी रुक गया फील्ड में, वो भी क्रॉप के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी डेंजरस माना जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विंड ब्रेक्स प्रोवाइड टू द प्रोटेक्ट सैलो रूट प्लांट, क्योंकि जो प्लांट जो होते हैं काफ़ी सॉइल के ऊपरी परत पे होते हैं, ज़्यादा इनकी रूट डीप नहीं होती है। तो इनके लिए क्या होता है, बाहर की तरफ जो बाउंड्री होती है, जो मेड़ बोलते हैं इसे, उनके ऊपर हमें एक सिस्टम होता है जो लार्ज ट्री के थ्रू मेंटेन किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स एक काइंड ऑफ अप्रोच दैट कैन बी ऑपरेटेड, दैट कैन बी मेंटेन्ड बाई बाउंड्री ऑफ लार्ज ट्री। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्रॉप आप लोगों का आजकल जो होता है पॉपुलर के प्लांट लगा देते हैं पूरे खेत की बाउंड्री पे, और अंदर कुछ दूसरी क्रॉप करते हैं। तो एक टाइप का वो पॉपुलर के प्लांट जो होते हैं वो हवा का जो तेज बहाव होता है उसे कट कर देते हैं, और जो हमारी मेन क्रॉप होती है जो फील्ड के सेंटर में होती है, कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं तेज हवाओं से। तो उसे उस टाइप की जो अप्रोच होती है दैट कैन बी क्रिएटेड बाई दी लार्ज ट्रीज दैट नोन एज विंड ब्रेक्स, ठीक है। तो विंड ब्रेक क्यों करी जाती है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत उथली होती हैं, मतलब ऊपर ऊपर होती है, इसलिए हवा के बहाव से कहीं ये गिर ना जाए, तो इसे विंड ब्रेक टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है टू फॉर द बेटर कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। अच्छा, इंपॉर्टेंट फाइबर्स में हम बात करें, सॉरी हम फर्टिलाइजर में बात करें, तो पोटेशियम जो के फाइबर्स जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पोटेशियम रिक्वायर्ड मच बाय दिस क्रॉप। क्योंकि आपने देखा होगा जब बनाना हम खाते हैं तो बनाना का ही पड़ोसी है, ये बिल्कुल भाई है उस प्लांट का, तो उसमें पोटेशियम बहुत होता है। आपने कभी देखा होगा बनाना का अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें पोटेशियम बहुत है, तो ये क्रॉप भी पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा लेती है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस क्रॉप में जो एलिमेंट ज़्यादा होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि वो क्रॉप उसी टाइप के फर्टिलाइजर को बहुत पसंद करती है। जैसे आपने देखो जब हम लेग्यूमिनस प्लांट खाते हैं, दालें वगैरह खाते हैं, तो उसमें सल्फर बहुत होता है, सरसों में सल्फर बहुत होता है। जैसे हम तेल खाते हैं जो उसकी स्मेल निकलती है, जो उसमें एक टाइप की स्पेशली कंपाउंड पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं सिनिग्रीन, उसी तरीके से जो केले का प्लांट होता है उसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर जो अगर हम डालें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसी तरीके से जो प्लांट है ये हमारा अबाका, ये भी केले के प्लांट का ही जीनस है, बिल्कुल सिमिलरिटी शो करता है। तो इसे भी पोटेशियम रिच अगर फर्टिलाइजर हम अप्लाई करें वहाँ पे जैसे KMnO4 वाले फर्टिलाइजर्स, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो ध्यान रखना 3 इंपॉर्टेंट बातें। अब इसके बाद आता है कि कैसे करके हम उससे फाइबर प्राप्त करते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो गाइस अवाका के जो क्रॉप्स होती है वो रेडी होती है 2.5 साल से 3 साल में क्रॉप रेडी हो जाती है। प्लांटिंग लगाने के बाद 2.5 से 3 साल तक हमें वेट करना पड़ता है, उसके बाद क्रॉप हमारी रेडी हो जाती है। अब उससे हम क्या है फाइबर निकाल सकते हैं। अब एक इंडिविजुअल लीफ सीथ मतलब वो जो हमारा स्टॉक है उसे हम रिमूव करते हैं, कहाँ से, स्टेम से। आप द पेरेंट स्टॉक के स्टेम सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो लीफ सीथ जो है जो उसके ऊपर लीफ लिपटी हुई है उन्हें हटाते हैं। तो हम देखते हैं कि उस पूरे जो लीफ का स्टॉक है उसमें 3 लेयर्स हमें दिखाई देती हैं बहुत क्लियर, ठीक है। उन्हें हम किसी से अलग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी हमारे पास है या मैनुअली हम करें तो हमें 3 लेयर दिखाई देती हैं, एक आउटर लेयर, मिडिल लेयर और एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर जो वो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइबरस होती है, इसी से इंपॉर्टेंट फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है।
जो कैसे होते हैं, खुरदुरे और मजबूत और डार्क कलर के होते हैं। इसके बाद मिडिल लेयर आती है। मिडिल लेयर में कैविटीज होती हैं, मतलब गड्ढे होते हैं बीच बीच में, और इससे कुछ फाइबर्स मिलते हैं, मगर वो बहुत ही कमज़ोर फाइबर होते हैं, वीक फाइबर्स होते हैं। और तीसरी लेयर होती है इनर लेयर, जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है, मगर उसमें किसी टाइप के फाइबर्स नहीं होते हैं। ठीक है गाइज, ये तो हमने एक मेजर वो कर लिया। अब प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, कैसे करके हम उससे फाइबर निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी का अगर हमें फाइबर प्राप्त करना है, तो हमने जब उस लीफ स्टॉक को प्लांट से अलग किया है, मतलब प्लांट से हमने लेके बाहर फील्ड में ले आए या अलग जहाँ पे हमें फाइबर का एक्सट्रैक्ट करना है, जो हमारा प्लॉट है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम 48 घंटे के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर उसकी कटिंग कर दें, मतलब उससे तीनों मिडिल लेयर, इनर लेयर और आउटर लेयर अलग अलग कर दें। अगर हम ऐसे करने में फेल होते हैं, फेलियर टू डू सो, मतलब अगर ऐसा करने में फेल होते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारे फाइबर की क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, वो गिर जाती है। दैट इज फाइबर बिकम वीक एंड डिस्कलर्ड, फाइबर का कलर भी चेंज हो जाएगा और फाइबर कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आता है कि कैसे करके हम पूरा एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब फाइबर प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए सबसे 2 स्टेप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और बहुत ही अच्छे स्टेप हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, जो दूसरे फाइबर्स में देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब फाइबर के एक्सट्रैक्शन में सबसे पहला स्टेप है टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब होता है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर को रिमूव करना। ठीक है गाइस, टैक्सिंग उसे बोलते हैं। टैक्सिंग डन फील्ड बाय इंसर्टिंग ए नाइफ, एक चाकू को इंसर्ट करें और ऊपर वाली जो लेयर है उसे बिल्कुल आराम से हम उसे अलग कर दें बिटवीन आउटर लेयर और मिडिल लेयर लीफ शीथ। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाए, वो उसे फ्री कर ले एंड एंड ऑफ आउटर लेयर। आउटर लेयर हमें दिखने लगता है। दिस रिबन, रिबन का मतलब ऊपर एक जो पूरा कवरिंग हटा जाए, रिबन लाइक, उसका रिमूव करना। रिबन इज देन पुल्ड आउट, पुल्ड मतलब हटा देते हैं। इंटायर लीफ शीथ, पूरी लीफ शीथ से हम पूरा रिबन ऊपर वाली जो लेयर है वो हटा देते हैं। ईच लीफ शीथ प्रोवाइड 2 to 3 टैग्स। इसका मतलब पूरे एक लीफ शीथ पे अगर हम देखें तो 3 लेयर होंगी, पत्तियाँ उसके ऊपर, वो हम तीनों को हटा दें तो हमें अंदर कोर मटेरियल मिल जाएगा, जहाँ से हम आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर को सेपरेट करके फाइबर प्राप्त कर सकते हैं गाइस। ठीक है, सक्सेसिव शीथ। उसके बाद जो मतलब शीथ आ रही, जो कवरिंग आ रही, वो टैक्सिट का मतलब उन्हें हटाना इन सेम मैनर। उसी तरीके से हम ऊपर वाली दूसरी जो लीफ उनके ऊपर कवरिंग आ रही है उन्हें भी हम हटा देते हैं। और दीज टैक्सिस आर देन ब्रॉट टू लोकल सेंटर्स फॉर स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब उन्हें चाकू से काट के या किसी मशीन से काट के उन्हें स्ट्रिप करना, विच इज़ अकम्प्लिश्ड इन 2 वेज। उसके 2 तरीके हैं, तो बाई हैंडलिंग कर लें और बाई स्पिंडल स्ट्रिपिंग। मतलब हैंडलिंग का, स्पिंडल का मतलब है मशीन के थ्रू, और हैंडलिंग का मतलब अपने हाथ से चाकू वगैरह कोई धारदार ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम उन्हें अलग अलग उनकी स्ट्रिप्स काट दें। हैंड स्ट्रिप्स अगर हम करें तो आपने सुना होगा कि अगर हम हाथों से करेंगे तो क्वालिटी फाइबर की मेंटेन रहेगी। तो कह रहा है हैंड स्ट्रिपिंग यील्ड्स फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ अबेका फाइबर्स। ठीक है, और हम अगर वैसे करें मशीन के थ्रू तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़े, क्वालिटी थोड़ी सी डिटीरियोरेट होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें फाइबर मिल जाते हैं। अब इन फाइबर के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इंडिविजुअल फाइबर की जो लेंथ होती है वो 2.5 से 1-2 मतलब 12 मिलीमीटर लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, और ये स्मूथ होते हैं। इनके जो एंड्स होते हैं वो टैपरिंग एंड पॉइंटेड होते हैं, और इनकी जो बाल होती है वो यूनिफॉर्म थिकेंड हैविंग लार्ज ल्यूमिना। ल्यूमिना का मतलब होता है उनके पर इस तरीके के थोड़े से उभार या कहीं पर कैविटी। ठीक है, स्टिग्मेटा। अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमें ये फाइबर देखते हैं ओवल टू पॉलीगोनल टाइप के। ठीक है, विद राउंडेड कॉर्नर्स। अच्छा, इन फाइबर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, हमने आपको बताया कि जो ओशियंस जो हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर में रह सकते हैं और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, यार हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड सो कैन एब्जॉर्ब 50% वाटर, अपने वेट का 50%। माना जी अगर 1 kg के हैं तो 1/2 kg 500 ग्राम में वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। व्हेन केप्ट इन सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रखें जहाँ पे पानी इन्हें आराम से पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने की स्वतंत्रता हो, तो ये 1 किलो फाइबर्स आधा किलो पानी आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, सेलुलोज की कंसंट्रेशन 63% होती है, 63 और 5% लिग्निन होता है। और सनलाइट विल नॉट डिसकलर फाइबर, सनलाइट का इनके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का मतलब इनका कलर लूज नहीं होता ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज। अब हमने जो बताया था कि मशीन के थ्रू करने वाला जो ऑपरेटर्स होता है, स्पिंडल जो आपने टर्म आया था ना गाइज, ये देखिए स्पिंडल स्ट्रिपिंग, ये वाला जो टर्म आया था, स्पिंडल स्ट्रिंग के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है हैगोटैन। हैगोटैन का मतलब क्या होता है, ए स्पिंडल मशीन बाय विच फाइबर्स में बी स्ट्रिप्ड फ्रॉम दी टैक्सिस। लार्ज स्केल पे क्या करेंगे, डिकॉर्टिकेटिंग मशीन्स होती हैं वो यूज करी जाती हैं। ठीक है जी, अब आता है इकोनॉमिक यूजेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्रॉप को हम कॉर्डेज क्रॉप ही कहते हैं। ठीक है, अभी हमने जो बताया था क्रीमियन वार के बाद या ड्यूरिंग द क्रीमियन वार, रसिया ने जब सप्लाई बंद कर दी फ्रेंच कंट्रीज़ की, तो उन्होंने एक नई क्रॉप का मतलब उस काम के लिए इस्तेमाल किया था। तो उस टाइम ये जो मनीला हेम्प था इमर्ज एज ए
कॉर्डेज क्रॉप, तो इकोनॉमिक यूज में हमने लिख दिया कॉर्डेज क्रॉप। इसके प्राइमरी यूज इन पेपर प्रोडक्शन, इसका मतलब ये हुआ है कि मेनली पेपर प्रोडक्शन में नहीं होता। इसकी जो मिडिल लेयर से जो बिग फाइबर्स मिलते हैं छोटे छोटे, उनका इस्तेमाल हम करते हैं लो ग्रेड के जो फाइबर्स होते हैं प्राइमरी पेपर प्रोडक्शन में। इस सेंटेंस को अलग से हमने लिख दिया। अब जो इसकी जो आउटर लेयर होती है, जो फाइबर्स होती है, जिससे फाइन क्वालिटी के फाइबर मिलते हैं, जिन्हें बोला था ल्यूपिस, ठीक है। उन क्वालिटी क्या होती है कि दे आर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके अंदर उपलब्ध वाली क्वालिटी पानी के ऊपर तैर भी सकते हैं, ठीक है। वायंसी क्वालिटी होती है एंड रेजिस्टेंट टू डैमेज इन साल्ट वाटर, साल्ट वाटर नमक खारे पानी में भी वो डैमेज नहीं होंगे, इसके लिए उनके पास प्रतिरोधक क्षमता होती है। दीज क्वालिटी, जो इतनी सारी क्वालिटी है कि स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, वायंसी एंड रेजिस्टेंट टू द डैमेज इन साल्ट वाटर, मेक दिस फाइबर्स एक्सेप्शनली सुटेबल फॉर द मैरीन कॉर्डेज, जो समुद्र के काम में इस्तेमाल होने वाली होती हैं, जो शिप पे काम आने वाली जो रस्सियाँ होती हैं, मोटे मोटे रस्से होते हैं, वो ये बनाने में काफ़ी अच्छा फाइबर माना जाता है। सो इट इज़ चीफली एम्प्लॉयड फॉर द शिप कॉर्डेज, हासर मतलब भाई मोटर रस्से, केबल्स एंड फिशिंग लाइन्स, होस्टिंग एंड पावर ट्रांसमिशन रोप्स, बेड ड्रिलिंग केबल्स एंड फिशिंग नेट इन फाइबर के बनाए जाते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद इनसे हैट, शूज़ एंड कुछ फैब्रिक भी बना सकते हैं। उनसे हम क्या करते हैं, गारमेंट, लोकल गारमेंट बना सकते हैं, मतलब जनरल गारमेंट। लोकल का मतलब स्पेशली फिलीपींस में अगर ग्रो करा जा रहा है तो जो जातियाँ उन्हें ग्रो कर रही हैं उस, ठीक है, वहाँ पे गारमेंट बनाए, मतलब कोई यूनिवर्सल गारमेंट नहीं कि हम उनकी पूरे ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करें, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब लोकल गारमेंट बना सकते हैं उस धागे से। इट्स रोप, जो इसकी रस्सियाँ होती हैं वो एम्प्लॉयड इन मीनिंग एंड ड्रिलिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। इससे जो बनने वाली रस्सियाँ स्पेशली एम्प्लॉयड फॉर द मीनिंग पर्पजेज एज वेल एज ड्रिलिंग पर्पज से। अगर लो ग्रेड के जो फाइबर्स होते हैं वो पेपर इंडस्ट्री में, हमने पहला पॉइंट आपको बताया, टी बैग्स बनाने में, मेमोग्राफ मैट्स बनाने में, अदर स्पेशलिटी मटेरियल लाइक हैवी पेपर सैक्स, स्ट्रॉन्ग टिश्यू पेपर, रैपिंग पेपर्स, मूवेबल पेपर्स एंड। इसके बाद बात करते हैं कुछ इसके जो फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट आर्टिस्टिक एंड क्राफ्ट एक्सप्रेशन में मतलब यूज़ करे जाते हैं, और इसके जो हाई वैल्यूड इन पेपर इंडस्ट्री फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द पेपर इन डिफरेंट टाइप के पेपर बनाने में इन पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अबका फाइबर हैव बीन लेटली यूज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के टाइम में जब नैनो टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई उस टाइम का लेटली यूज इन फाइबर्स का यूज है डेवलपमेंट ऑफ नैनो मटेरियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन। नैनो मटेरियल बनाने में, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाने में एंड कंपोजिट मटेरियल बनाने में यूज़ किया गया, और जो मटेरियल यूज आज के टाइम में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एज वेल एज एरोनॉटिक्स के थ्रू यूज़ करा जाता है, शिप कंस्ट्रक्शन में यूज़ करा जाता है, फर्नीचर में यूज़ करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें ध्यान रखें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एज वेल एज एरोनॉटिक्स यूज़ करते हैं उस मटेरियल को जो कि प्रिपेयर होता है भाई अबाका फाइबर या मनीला हेम्प के प्लांट से, ठीक है गाइज। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको एमसीक्यू में भी बताएंगे कि इस पर क्वेश्चन हमने बनाए हैं कि अबाका फाइबर से जो सोर्स ऑफ नैनो fibrillated cellulose and nanocrystalline cellulose. These material have a potential application in health composite, pharmaceuticals, chemical and food additives. Very much important. So guys, so thankful for watching and I hope you are enjoying this session, and I also hopeful that the complete and whole topic is clear to you in all and every respect. And in last I say to all, please do subscribe my channel Biology Bliss if you really like this video, and keep sending your valuable suggestions, comment and feedback for my channel. So I really thankful for you guys.